कौन सा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको किस कंटेंट पे वीडियो चाहिए और क्या चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा आप। हमें आपकी कंटेंट से संबंधित कोई भी राय के लिए उम्मीद ज़रूर रहेगी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले देखिए, साहित्य का सामान्य परिचय क्या होता है। हुँ, हिंदी साहित्य का तो देखिए, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 10वीं शताब्दी से माना जाता है। हुँ, 10वीं शताब्दी से माना जाता है। अब रही बात कि हिंदी साहित्य के कितने प्रमुख काल माने जाते हैं, तो देखिए प्रमुख काल जो है नागरी प्रचारिणी सभा कांसी ने भी माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माने हैं, तो 4 ही माने हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब आदिकाल के प्रमुख कवि कौन-कौन थे? प्रमुख मैं बोल रहा हूँ, प्रमुख, जिनका माने उस युग में माने बहुत महत्वपूर्ण नाम था। तो चंद्रबरदाई थे, विद्यापति थे और खुसरो थे, अमीर खुसरो। खुसरो शॉर्ट में लिखा गया है यहाँ, अमीर खुसरो थे। अब आते हैं भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता था? तो भक्ति काल को उस समय में स्वर्णिम युग कहा जाता था या फिर भक्ति आंदोलन कहा जाता था। अब आते हैं भक्ति काल के 2 प्रमुख धाराएँ कौन-सी हैं? तो निर्गुण धाराएँ थी और सगुण धाराएँ। इस पर ये पाठ है, अगर आप चाहें तो मैं इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं फिर बाद में लेकर के आऊँगा उसको। अब आते हैं रीति काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो सामान्यतः जो होता है 17वीं सदी से 18वीं 1850 ईस्वी तक, माने 17वीं सदी से 19वीं सदी भी आपको कहीं लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन ईसवी सन में अगर आए तो 1700 से आप 1850 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीति काल के प्रमुख कवि कौन थे? तो रीति काल के प्रमुख कवि बिहारी हैं, केशवदास हैं, पद्माकर हैं और भी बहुत कोई थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो देखिए, आधुनिक जब हुआ तो आधुनिक हम कब से मानते हैं? तो 1857 के विद्रोह के बाद से हमारे भारत में एक आंदोलन चला था, जिस पर हम माने कि अंग्रेजों पर धीरे-धीरे कब्जा करने लगे थे। और वहीं से हमारी स्वतंत्रता सेनानी संग्राम का एक आंदोलन शुरू हुआ था। तो वहीं से हम आधुनिक की गिनती मानते हैं हर चीज़ पर। अब आते हैं 1857 ईस्वी के बाद भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी नवजागरण युग। हुँ, हिंदी नवजागरण युग। आधुनिक काल के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अब आते हैं 10 प्रश्न इसमें ऐसे रहेंगे कि प्रमुख कवि और लेखक के बारे में रहेंगे। मैं देखिए ऐसा तैयार किया हूँ कि आप समझ जाइएगा कि मैंने किस आधार पर कितने प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं। तो मैंने मेन फैक्ट से 10-10 प्रश्न उठाए हैं। आप ज़रा देखिए, प्रमुख कवि और लेखक में रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। अब आते हैं कबीरदास किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण धारा के। सूरदास किस धारा के कवि थे? तो वो सगुण धारा, कृष्ण भक्ति। और उनकी जो आती है वो कृष्ण भक्ति। ये इनकी आती है सगुन भक्ति में कृष्ण भक्ति है। अब आते हैं महाभारत का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो राम नारायण मिश्र ने। अब सुमित्रानंदन पंत जो हैं किस युग के कवि थे? छायावादी युग के कवि थे। हाँ, महादेवी वर्मा किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो साहित्य की मीरा से सम्मानित किया गया था। माने उनको एक उपाधि मिला था। माने कि जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो एक उपाधि हम मानते हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना किसने कहा था, इसके बाद कलाम को माने कि क्या बोलते हैं मिसाइल मैन किसने कहा था। तो ये सब एक उपाधि है किसी नाम के पीछे। धोनी को मिस्टर कूल किसने कहा था। तो वो है। तो साहित्य की मेरा जयशंकर प्रसाद किस विधा की कवि थे? तो नाटक और कविता के वो विधा है, मतलब भाग के कवि थे। माने महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद के आप देखिएगा तो नाटक में उन्होंने विख्याति प्राप्त की। और कविता भी उनकी है। क्या माने दर्द भरी कविताएं हैं उनकी। दर्द एक से एक बढ़ करके उन्होंने कविताएं लिखे। आप देखिए उनकी एक आंसू है 1925 में। क्या है उस कविता में, आप ज़रूर पढ़िएगा उसको एक बार। मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से जाना जाता है?
तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय श्रीवास्तव है उनका पूर्ण नाम। कहीं कहीं आपको धनपत राय भी मिलेगा, लेकिन धनपत राय श्रीवास्तव उनका पूर्ण नाम है। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? तो गोदान है, गबन है, निर्मला है, ये सब जरूर पढ़िएगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्रेमचंद का मूल नाम आपको धनपत राय ही मिलेगा, कहीं भी आप देखिएगा। लेकिन ये जो धनपत राय श्रीवास्तव मैंने जो लिखा है, तो आप ये चीज़ समझिएगा कि मैंने बहुत सारे किताबों का निचोड़ करके और इसके बाद मैंने उसका खुद से लिख करके, इसके बाद मैंने उसको टाइपिंग करके पीडीएफ में बदल करके, इसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इस बात को आप ज़रूर मने ध्यान दीजिएगा। धनपत राय भी आपको मिलेंगे, वो ही आप टिक कीजिएगा, लेकिन धनपत राय श्रीवास्तव अगर मिले ऑप्शन में तो ज़रूर उसको मारिएगा। अब आते हैं प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? तो गोदान है, 31 है, गबन है, 30 है, निर्मला 27 है। मैंने प्रकाशन में बता रहा हूँ 1901, गोदान 1935 ईस्वी है। गबन सॉरी, मैं गबन का प्रकाशन 31 है शायद, निर्मला 27 है। प्रमुख काव्य और नाटक। अब आते हैं काव्य और नाटक पर 10 मैंने प्रश्न आपको मिलेंगे। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि माने जाते हैं। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि। भक्ति काल के प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रामचरितमानस और सूर सागर है। इसके बाद आते हैं मैथिली शरण गुप्त है। पंचवटी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद रमेश चंद्र शाह की प्रमुख रचना कौन सी है? तो गंधर्व गाथा है। आंधी नाटक के लेखक कौन थे? आंधी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है धर्मवीर भारती की। इसके बाद है सूरदास के किस काव्य को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुआ? तो सूर सागर। उनकी 3 रचनाएं हैं नाम से संबंधित, सूर सागर है और है, आप जरा देखिएगा क्या है, जरूर हमें बताइएगा। नाम से संबंधित उनकी 3 रचनाएं हैं। आप उन पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, कौन सा, उसको याद कर लीजिएगा और हमें कमेंट पे बताइएगा 2 उनकी कौन सी रचनाएं और हैं। कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? शॉर्ट में एक चीज है कि कविता को आत्मा किसे कहा जाता है? कविता में आत्मा जो होता है किसे कहा जाता है? तो वो भावना को। संस्मरण और साहित्य में प्रसिद्ध लेखक कौन थे? संस्मरण कि मने कहीं हम गए, वहाँ का आत्मचिंतन करके हम उसका मने कि व्याख्या करें, बहुत बढ़िया साहित्य। हम वहाँ गए, वहाँ की रूप संस्कार विधा हर चीज पर हम उस पे लिखे। तो उस पे ख्याति कौन मैंने प्राप्त किया था? हरिवंश राय बच्चन ने, अमिताभ बच्चन के पिताजी। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्य देखिए उसमें भी है बहुत बड़ी, किसमें चंपू काव्य किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं, बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो अभी उन सब पर चर्चा करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। शॉर्ट में यही चीज जानिए कि महाकाव्य किसे कहते हैं। तो लंबे काव्य जिसमें किसी नायक की भूमिका या गाथा, लंबे काव्य जिसमें किसी नायक की महत्वपूर्ण कथा होती है, उसे हम महाकाव्य कहते हैं। अब आती है समकालीन साहित्य। अब आती है समकालीन साहित्य। समकालीन साहित्य आती है तो समकालीन साहित्य में, रुकिए जरा मिनट। समकालीन साहित्य में नागार्जुन किस विधा के कवि थे? आपको 10 प्रश्न वैसे मिलेंगे। समकालीन मीन्स हमारे करीब के, हमारे करीब के समकालीन मीन्स। तो देखिए नागार्जुन किस विधा के कवि थे? तो प्रगतिवादी कवि थे। अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरान वात्स्यायन अज्ञेय। कुंवर नारायण जो थे किस विधा के प्रमुख कवि थे? तो काव्य और निबंध के। हिंदी के प्रसिद्ध महिला लेखिका कौन थी? तो सबसे पहले महादेवी वर्मा की नाम आती है, कृष्णा सोपती की आती है, मन्नू भंडारी की। आप इस प्रश्न को एकदम हेडलाइन के साथ याद कर लीजिएगा। ये कई बार मैंने कि पूछा गया है, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, या 12th का एग्जाम हो, या फिर बीए का एग्जाम हो, या फिर आप मान लीजिए
बहुत सारी है एग्जाम। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये 12th में ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है, 10th पर ये बहुत बार पूछा गया है, बीए में बहुत बार पूछा गया है, इसके बाद एमए में भी ये बहुत बार पूछा गया है। तो इनसे संबंधित जितने भी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लेखिकाएं हैं, माने कि साहित्यकार हैं ये, प्रसिद्ध महिला लेखिका। तो महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती और मंडू भंडारी। मोहन राकेश के किस नाटक ने लोकप्रियता पाई? उसको सबसे पहले जो मिला था लोकप्रियता, तो किस में मिला था? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है 1958 में, उसी में उन्होंने, 1958 है, आषाढ़ का एक दिन, उसी पे उन्होंने ख्याति पाई। मोहन राकेश के 3 नाटक हैं, 3 ही नाटक इनके हैं, नाटक 3 ही हैं इनके। नाटक आप याद कर लीजिएगा, 3 को नाटक, बहुत ख्याति मिली इनको 3 नाटक पे। अब आते हैं, तार सप्तक के किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा है? तार सप्तक किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो तार सप्तक जो थे, वो प्रयोगवादी कविता से जुड़ा आंदोलन था, क्योंकि प्रयोगवादी जो था वो एक आंदोलन पर, हाँ, मैंने प्रयोग हुआ था 1936 में। वो एक आंदोलन चला था, तब ये मैंने ये प्रयोगवादी कविता चला था। इसके पीछे भी में कहानी है, साहित्य है, व्याख्या है, व्याधान है। तो मैं, अगर आप चाहें तो हमें कमेंट पर जरूर बताएं, तो मैं इस पर भी वीडियो बना करके आप सभी लोगों के लिए लाऊं। अब आते हैं, गजल विधा के प्रमुख कवि कौन थे? गजल विधा के प्रमुख कवि थे दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार, आप मनोज कुमार याद नहीं कर लीजिएगा, दुष्यंत कुमार है। अब आते हैं, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का क्या मुख्य विषय रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान और उनसी उनकी जुड़ी हुई समस्याएं। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मुख्य विषय क्या रहा है? आपको मिलेंगे 1900 कहीं 35 मिलेंगे, कहीं 1936 रहेंगे। ये दोनों जहाँ प्रकाशन रहेंगे, ये दोनों प्रकाशन कभी एक साथ नहीं रहेंगे, आप उस चीज पर ध्यान रखिएगा। हमेशा 35 से रहेगा, लगभग लगभग आपको जहाँ 35 मिलेगा वहाँ 36 नहीं रहेगा, और जहाँ 36 मिलेगा वहाँ आपको 35 नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उनसे जुड़ी हुई समस्याएं थी किसान आंदोलन के बारे में। ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये मैंने प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़ी हुई एक उनकी सामाजिक की घटनाओं को उन्होंने आकलन किया है, जो उनके साधारण से परिवार में हुआ करते थे, उसी चीज का वर्णन उन्होंने किया है। सोचिए कि उनके माने आस पड़ोस में जो रहते थे, उन्हीं का उन्होंने इसमें वर्णन किया है, और ये उनकी निजी जीवन की घटनाओं से संबंधित उपन्यास है लगभग। ये मैंने तय माना है इस चीज को, नहीं उनसे जुड़ा हुआ। तो बहुत मैंने इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक दो बार जरूर पढ़िएगा गोदान। इसमें नाम में ही तो इसका अर्थ छुपा हुआ है। देखिए कि गौदान माने गौ प्लस दान, गौदान। अब गौ का मतलब क्या, दान का मतलब क्या, तो इसमें ही राज छुपा हुआ है। आप इसको जरूर पढ़िएगा और इस चीज को एक बार समझिए, कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। मैंने तो इसको 4-5 बार पढ़ा है। अब आते हैं, हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे माने माना जाता है, किसे कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माने आप VVI इस चीज को लगा लीजिए, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, ये हिंदी साहित्य के माने आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, आप इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं, समकालीन हिंदी साहित्य का प्रमुख प्रवृत्ति क्या रहा था? समकालीन, सम प्लस कालीन, आप इस चीज को ध्यान दीजिए, क्या बोला है? सम प्लस कालीन हिंदी साहित्य का प्रमुख प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि पर प्लस वृत्ति, यहाँ देखिए, प्र प्लस वृत्ति, अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कंप्यूटराइज मोबाइल है, इस पे ये आप अक्षर पे नहीं जाइएगा, मैं शब्दों को उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा तो उस विधा पर नहीं जाइएगा, आप यथार्थ को समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। परा मीन्स चलते हुए आना, परा मीन्स दूसरे का, परा दूसरे का, दूसरे का, वृत्ति की एक अवधारणा थी इस पे, धारणा चलती आ रही थी,
वृत्ति यानी देखना, बहुत कुछ होती है। तो प्रवृत्ति, उस पे प्रमुख चीज क्या रहा था? तो प्रमुख चीज रहा था दोस्तों यथार्थवाद और सामाजिक मुद्दे। क्या? समकालीन साहित्य की, समकालीन, ये 1953 से आती है। अब आते हैं पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हुए 41 से 50 में, यानी 10 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें पुरस्कार और सम्मान से संबंधित हम प्रश्न लेकर के आए हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको मैंने हम पाठ पुर्जा बांट बांट करके हम लाए हैं, मैंने बांटे हैं इसको अलग अलग डिवाइड करके कि 10 प्रश्न इससे हम लेंगे, 10 प्रश्न इससे लेंगे, 10 प्रश्न इससे लेंगे। तो इनसे भी जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कब से ये चीज दिया जाने लगा, कब ये माना गया, कब से इस चीज को शुरुआत हुआ। इस चीज पर भी अगर आप चाहें तो हम वीडियो लेकर के आएंगे, तो ध्यान दीजिए इस चीज को। अब आते हैं हिंदी साहित्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर टिक लगा लीजिएगा। तो सुमित्रानंदन पंत किस में मिला था? 68 ईस्वी में उनको मिला था पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस रचना पर मिला था उनको? तो ये आप हमको बताइएगा, मैं इसको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट पे जरूर बताइएगा। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय भाषाओं के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सबसे पहले, किस महिला लेखिका को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस महिला लेखिका को पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को मिला था। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में महिला लेखिका को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किनको मिला? तो महादेवी वर्मा को मिला था। 1982 ईस्वी है शायद, मैं अभी आपको कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ, शायद 1982 है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय साहित्यकारों को दिया जाता है। व्यास सम्मान, अब देखिए आता है कि व्यास सम्मान किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कृति के लिए प्रदान किया जाता है। क्या? व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कृति, मतलब उत्कृष्ट मतलब सबसे ऊंचे दर्जे की रचनाओं को प्रदान किया जाता है। क्या? व्यास सम्मान। तो इनसे भी प्रश्न है। अब आते हैं सरस्वती सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जीवन भर के योगदान के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक आता है देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक आता है देखिए व्यास सम्मान। तो सरस्वती सम्मान जो है ये किसके लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जीवन भर के योगदान के लिए, कि साहित्य में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, तो उनके उपलक्ष्य पर उनको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। VBI क्वेश्चन है ये, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं प्रसिद्ध लेखक राग दरबारी के रचनाकार कौन थे? राग दरबारी क्या है? उपन्यास है। राग दरबारी क्या है? उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा 1968 ईस्वी की रचनाएं हैं। हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी साहित्य में आपसे इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि मैंने आप चाहे 10th क्लास के हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे 10th के हों या 12th के हो, या आप BA के हों, या आप PG के हों, चाहे किसी से जुड़े हों आप, चाहे 9th के हों, चाहे 8th के हों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हों या किसी भी क्लास के हों, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य में बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी चीज की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष और ईस्वी सन जो होता है उस चीज को याद रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको मिलेंगे। इस चीज का आकलन मैंने मैं बताता हूँ आपको, UGC में मिलेंगे, UGC नेट में मिलेंगे। आप अगर उनकी तैयारी करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे ईस्वी सन, क्योंकि प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं वहाँ, प्रकाशन
वर्ष पूछे जाते हैं वहाँ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाशन वर्ष वहाँ पूछे जाते हैं। तो देखिए, राग दरबारी 1968 में श्रीलाल शुक्ल द्वारा क्या थे, उपन्यास थे। हिंदी साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो हिंदी साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कोई नहीं थे। ये हिंदी साहित्य में बता रहे हैं, कोई नहीं थे। नोबेल पुरस्कार पहले साहित्य के क्षेत्र में जो मिला था हमारे भारत में, वो किनको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। टैगोर को मिला था। तो उनकी एक रचनाएं थी, यहाँ रचनाएं मैं लिख रहा हूँ। उनकी एक रचनाएं थी क्या? 1917 में उनको मिला था। उनकी रचनाएं थी, मैं मिस कर रहा हूँ दोस्तों, उनकी रचनाएं थी कोई, तो वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, माने कि इंग्लिश में लिखा हुआ था उन्होंने। तो इंग्लिश में, हिंदी में उन्होंने नहीं लिखा था, इंग्लिश में लिखा था उस चीज को। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? हिंदी में। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो साहित्य के क्षेत्र पर हम माने मिल चुका है। साहित्य के क्षेत्र पर हमें, साहित्य के क्षेत्र पर पुरस्कार विजेता हम हैं, लेकिन ध्यान रहे हिंदी में नहीं है। ध्यान रहे इस बात को कि हम हिंदी में नहीं हैं, साहित्य में हैं। साहित्य में सबसे पहले 1917 में ही हम माने मिल चुका है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर जी द्वारा माने मिला हुआ है हमको। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या नाम था उनका? कुछ मैं भूल रहा हूँ, आप उनको जरूर बताइएगा। अब आते हैं दोस्तों प्रसिद्ध, अब हिंदी साहित्य में मिट्टी की ओर के लेखक कौन है? तो देखिए, मिट्टी की ओर के लेखक जो हैं, ये निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखे हुए हैं। अब आते हैं गुनाहों का देवता। ये बहुत इम्पोर्टेंट मन है, आप इस चीज को एक बार जरूर पढ़िएगा। एक आदमी रहता है, वो माने कि बदल जाता है, वो बाद में बदलता है कि गुनाहों का वो बाद में देवता बन जाता है। मैं क्या वर्णन करूं दोस्तों, मैंने ये उपन्यास आप जरूर पढ़िएगा। हिंदी अगर हिंदी में आप जिस भी विधा को पढ़ना चाहें, तो उनमें से प्रमुख प्रमुख रचनाएं जो है, कुछ न कुछ आप जरूर पढ़िए। तो उपन्यासों में से आप गोदान को पढ़िए, गुनाहों का देवता को पढ़िए। इसके बाद बहुत सारे हैं, मतलब कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोला जाए तो आप अगर कमेंट हमें कीजिएगा तो मैं उस पर भी वीडियो आपको शॉर्ट में लेकर के आ जाऊं। तो आज का क्लास में यही स्टॉप करता हूँ दोस्तों। कैसा रहा? आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगा। और शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी लोगों के लिए। हाँ, और एक चीज़ यही रहा कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको कैसा लगा, क्या नहीं लगा अच्छा, और क्या आपको माने कंटेंट चाहिए। सी कंटेंट चाहिए आपको, ज़रूर हमें बताइएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।